नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वायरस के बारे में बात की थी और कोरोना वायरस के बारे में जाना था। मैंने आपको बताया था कि मैं 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए रेगुलर क्लास लगाने जा रहा हूं और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये टॉपिक रहेगा अपना मानव तंत्र। मानव तंत्र ये कैसा टॉपिक है जो 10th, 9th और 8th क्लास तीनों क्लास में दिया हुआ है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन टॉपिक रहेगा। देखिए, मानव तंत्र क्या होता है। मानव का जो शरीर है विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। आप जानते हो कि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये कोशिका मिलकर के जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक समान कार्य करने के लिए एक समूह में एकत्रित हो जाती है, उत्तक का निर्माण करती है। ये उत्तक अंग का निर्माण करते हैं। ये अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यही अंग तंत्र पढ़ेंगे अपन, जो मानव तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अंग तंत्र मानव के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये अंग तंत्र कौन कौन से आते हैं। ये अंग तंत्र नंबर 1 पाचन तंत्र, नंबर 2 श्वसन तंत्र, नंबर 3 उत्सर्जन तंत्र, नंबर 4 परिसंचरण तंत्र, नंबर 5 तंत्रिका तंत्र, नंबर 6 अंतःस्रावी तंत्र, नंबर 7 लसिका तंत्र, नंबर 8 जनन तंत्र, ये जो तंत्र है सारे के सारे तंत्र मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ये पाचन तंत्र क्या होता है। देखिए, जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र हमारे शरीर में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात भोजन का पाचन करता है। मतलब पाचन क्या है, पहले पाचन की परिभाषा जानते हैं। पाचन क्या होता है, जो भोजन के जटिल दीर्घ अणु होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, जो कैसे होते हैं, अघुलनशील। उन दीर्घ जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। मतलब पाचन तंत्र में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के दीर्घ जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल छोटे घुलनशील भोज्य पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है ना, भोज्य पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्रिया पाचक एंजाइमों के द्वारा की जाती है। तो
भोजन के सरल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और पाचन के फलस्वरूप इन जो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आती है, इनके पाचन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही हमारे पाचन की क्रिया के अंतर्गत होता है। अब देखिए अपन पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। मानव का जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 2 भागों से। नंबर 1 आती है इसमें आहार नाल और नंबर 2 आती है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां देखिए, आहार नाल में बहुत से अंग होते हैं जिसमें नंबर 1 मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका या भोजन नली, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार। ये जो भाग होते हैं ये पूरी आहार नाल के भाग हैं। ये पूरी आहार नाल 8 से 10 मीटर की होती है। इसमें जो छोटी आंत है वो सबसे लंबी होती है। नाम छोटी आंत है मतलब इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है, लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और जो छोटी आंत होती है वो 1.3 मीटर होती है। सॉरी, बड़ी आंत है, ये जो बड़ी आंत होती है वो 1.3 मीटर होती है, छोटी आंत 6 से 7 मीटर होती है। अब छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मोटाई कम होती है। बड़ी आंत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मोटाई अर्थात व्यास ज्यादा होता है। इसका व्यास कम होता है, इसका व्यास ज्यादा होता है। ये होती है आपकी पूरी आहार नाल की लंबाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पाचन जो ग्रंथियां होती है, ये पाचन ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 यकृत, नंबर 3 अग्नाशय। इन तीनों ग्रंथियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लाल ग्रंथि मुख में पाई जाती है, यकृत ग्रंथि आमाशय के पास पाई जाती है, ये अग्नाशय ग्रंथि आमाशय और छोटी आंत के बीच पाई जाती है। इन तीनों का अध्ययन हम इन भागों का अध्ययन जब करेंगे तो इसके साथ में ही करेंगे। इनमें सब में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचक एंजाइम भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। यकृत में एंजाइम नहीं होते, यकृत में पित्त रस होता है। ये पित्त रस सारी प्रकृति का होता है जो पित्ताशय के अंदर संग्रहित रहता है। ये डायग्राम बना के बताएंगे अभी आपको। देखते हैं हम डायग्राम बना के इनको एक बार, सभी भागों को आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे भाग कौन सा भाग कहाँ होता है। आज हम केवल डायग्राम से इन भागों के बारे में जानेंगे। फिर भोजन का जो एंजाइमों के द्वारा जो पाचन होता है वो अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। देखिए डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से डायग्राम आसानी से आप बना सकते हो। बिना प्रैक्टिस के डायग्राम नहीं बन पाता है। तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप भी घर पे आसानी से डायग्राम बना सको।
देखिए ये अपना आमाशय हो गया, ये आमाशय, आमाशय के पास में यकृत होता है। ये जो यकृत है ये इस प्रकार की संरचना है। इसके पास में एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पित्ताशय होती है, जिसमें पित्तरस संग्रहित होता है। आमाशय पीछे की ओर छोटी आंत में खुलता है। यहां पर डायफ्राम होता है और ये डायफ्राम को बहती हुई ये आहार नाल निकलती है। और यहां पर एक छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, ये वाली बड़ी आंत है। देखिए ये जो बड़ी आंत होती है इसका व्यास ज्यादा होता है और छोटी आंत होती है इसका व्यास कम होता है। तो ये एक कर्मी रूपी परिशेषिका, ये मलाशय, ये मलद्वार, इस प्रकार से होती है जो ये आहार नाल होती है। अब देखिए इसमें ये छोटी आंत, इसकी लंबाई ज्यादा होती है। ये लंबाई मैंने अभी आपको बताई थी कि जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.3 मीटर। छोटी आंत होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये होती है लगभग 6 से 7 मीटर। टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। अब देखिए ये है मुख, मुख खुलता है मुख्य गुहा में, मुख्य गुहा में। और ये है भोजन नली, ये जिसको ग्रसिका कहते हैं। यहां ग्रसनी होती है, ग्रसनी, ये आमाशय, ये यकृत, ये छोटी आंत, सॉरी पित्ताशय, यहां एक और ग्रंथि है जिसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। इसमें पाचक एंजाइम होता है। आमाशय में भी पाचक एंजाइम होता है जो जठरस के नाम से जाना जाता है, जिसमें HCl होता है। और अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ये अंत्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और पाचक ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। ये अपना पूरा एक पाचन तंत्र हो जाता है। इसमें ये क्या है, मलाशय है, मलाशय, ये मल द्वार। अब देखिए ये जो संरचना है इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका। ये एक अवशेषी अंग है जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ये कई बार क्या होता है कि इसमें सूजन आ जाती है, बहुत तेज दर्द होता है, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और दर्द कम हो जाता है। ये तो हो जाता है अपना डायग्राम। अब देखिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। मुख भोजन को निगलने के लिए काम आता है। मुख में दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रजनक, अग्निच्वर्णक, च्वर्णक। इंसाइजर या कृंतक का काटने का काम होता है। कैनाइन या रजनक का चीटे फाड़ने का काम होता है। प्रीमोलर मतलब अग्निच्वर्णक का चबाने का काम होता है। और मोलर जो अपने पीछे की डाढ़े होती है, अंत की डाढ़े, वो भी चबाने के काम ही आती है। जीभ होती है, जीभ भोजन को उतरने फुतरने का काम करती है। जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के स्वाद का पता करवाती है। और यहां पर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है, ढक्कन, गांठी ढक्कन कहते हैं जिसको। ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि भोजन भोजन नली में जाए और श्वसन
श्वसन नली में ही जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? ये सुनिश्चित करना कि भोजन भोजन नली में ही जाए और श्वसन श्वसन नली में ही जाए। यहाँ पर जो ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी के पास होता है गांठी टक्कर। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। ये होते हैं कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। फिर भोजन भोजन नली में आता है। भोजन नली में कोई पाचन नहीं होता है। मुख में जो भोजन है उसको दांतों के द्वारा पीसा जाता है, जिसे बोलस रूप कहते हैं भोजन का। ये बोलस रूप में भोजन नली में आता है। भोजन नली से बोलस रूप में ही आमाशय में आ जाता है। आमाशय में भोजन 2 से 3 घंटे तक रहता है और 2 से 3 घंटे रहने के बाद इसमें क्रमाकुंचन गति से भोजन की कायम बनती है। कायम, ये कायम क्या होती है? लुगदी कहते हैं इसको, या फिर ये भोजन बोलस रूप से कायम रूप में बदलता है। और यहाँ पर जठरस से इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें यहाँ पर भोजन का जो घटक होता है प्रोटीन, उसका पाचन होता है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है जो माल्टोज में बदल दिया जाता है। यहाँ प्रोटीन को सरल प्रोटीन में बदल दिया जाता है। ये जो एंजाइमों के द्वारा पाचन है, हम अपनी अगली क्लास में विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिर भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। और जो सबसे ज्यादा पाचन है छोटी आंत के इस भाग से होता है, जो आमाशय से जुड़ा होता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। इस ग्रहणी भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पित्त रस भी ग्रहणी में मिलता है। आमाशय से आने वाला जठरस भी इसी ग्रहणी भाग में आता है। अग्नाशय से आने वाला एंजाइम भी इसी ग्रहणी भाग में आता है। तो भोजन का जो सर्वाधिक रासायनिक पाचन होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। अब आगे आता है अपना ये कि ये भोजन जो ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है, तो इसमें भोजन का अवशोषण भी होता है। पचने के बाद इसमें जो रसांकुर होते हैं, छोटे छोटे दीर्घरोम, उन दीर्घरोमों के द्वारा भोजन का अवशोषण करके रक्त में मिला दिया जाता है। जो अपचित भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। जो बड़ी आंत में भोजन जाता है, यह भोजन जो अपचित होता है वो भोजन लेता है और इसमें कुछ जल की मात्रा होती है, उसका बड़ी आंत में अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के बड़ी आंत में जो जल का अवशोषण हो जाता है, उसके बाद में जो अपशिष्ट बचता है उसको मलाशय में एकत्रित कर लिया जाता है और मल द्वारा उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये एक पाचन तंत्र की क्रिया होती है। अब इसमें आज हमने एंजाइमों से जो पाचन होता है उसके बारे में अध्ययन नहीं किया है। हम एंजाइमों से होने वाले पाचन का अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे और उसको काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज आपको एक पाचन तंत्र का बेस मिला है कि पाचन तंत्र क्या होता है। इसका विस्तार से अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।